सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम और जय भीम, जय मंडल। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा के सभी साथियों को आभार, जिन्होंने आज मुझे इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। अगर मेरी आवाज़ ठीक आ पा रही हो तो हम लोग बातचीत शुरू करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी आवाज़ अगर आप आ रही हो तो जी, बहुत शुक्रिया आयुष जी। फिर से आप सभी को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम, लाल सलाम जी। तो आज एक बेहद ज़रूरी विषय पर बातचीत करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ, बुलाया गया हूँ, और वो विषय उच्च शिक्षा में आरक्षण के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। हालांकि आज जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिस दौर में हम लोग बैठे हैं, इस दौर की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो बड़ी संरचनाएं हैं, जो बड़े पब्लिक स्पेस हैं, उन सब पर हमले किए जा रहे हैं, वो लगातार खतरे में हैं। जैसे हम लोग उच्च शिक्षा को देखें तो उच्च शिक्षा ओवरऑल, उसका पूरा पब्लिक फंडेड स्ट्रक्चर ही आज निशाने पर है, और लगातार पिछले कई दशकों से इस पर अलग तरह के हमले हो रहे हैं। विडंबना ये है कि जिस दौर में हमें इस बारे में बात करनी चाहिए थी कि आज़ादी के 70 साल बाद विश्वविद्यालयों के हालात क्या हैं, कितने नए विश्वविद्यालय खुले हैं, उन विश्वविद्यालयों में किस तबके के लोग पढ़ने आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, क्लासरूम का जो माहौल है वो कैसा है, टीचिंग फैकल्टी के बीच डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, कितने लोगों तक शिक्षा पहुंच पा रही है, नए विश्वविद्यालय किन इलाकों में और खोले जाने चाहिए, विश्वविद्यालय के पूरे स्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव किया जाना चाहिए, सिलेबस कैसा हो, उसकी सारी चीजें ऐसी कैसे हो कि हम आज के सवालों से डिबेट करते हुए, डिस्कशन करते हुए, डायलॉग करते हुए आज की मुश्किलों के कुछ रास्ते निकाल सकें। हमारे देश का जो नागरिक बोध है वो कितना मजबूत हुआ है, और इसमें विश्वविद्यालयों की भूमिका कितनी आ चुकी है, हम कैसे विश्वविद्यालयों को और सार्थक बनाएं, ये सारी डिबेट होनी चाहिए थी। लेकिन पिछले कई सालों से डिबेट किस पर हो रही है? विश्वविद्यालयों को बंद किया जाए, विश्वविद्यालयों को प्राइवेटाइज किया जाए, विश्वविद्यालयों में परमानेंट अपॉइंटमेंट बंद कर दिए जाएं, अब शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएं, छात्रों की सीटों को काटा जाए, कम किया जाए। कहां नए विश्वविद्यालय खोले जाने थे और कहां जो खुले हुए हैं उन्हीं को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। फेलोशिप कैसे रोकी जाए, कैसे फेलोशिप कम कर दी जाए, ये सारे हमारी लड़ाई के ग्राउंड बन चुके हैं। तो कहां हमें डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन इस पे करना था कि इस देश में 70 साल बाद कितने नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले, कितने नए खुलने चाहिए थे, स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है। आज हम इस अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि डीयू, जेएनयू, जामिया, एएमयू, इलाहाबाद, बीएचयू, हैदराबाद, तमाम ये जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये बच सके। ये विडंबना है हमारे वक्त की, और हम उस वक्त में बातचीत करने के लिए अभिशप्त हैं। ये हमारी मजबूरी है कि हमें अपने वजूद को बनाए रखने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ठीक इसी तरह से आज़ादी के 70 साल बाद इस देश में डिबेट इस बात पे होनी चाहिए थी कि चाहे वो रिजर्वेशन का
जो पूरा ढांचा है वो, चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर का ढांचा है, विश्वविद्यालयों में पढ़ने आने वाले छात्रों और पढ़ाने के लिए शिक्षकों की सोशल डेमोग्राफी है, इस पर हम डिबेट करते। लेकिन आज जब रिजर्वेशन को ही कोविड-19 के पेंडेमिक के दौर में भी जुडिशरी बैठकर ये कहती हो कि आरक्षण आपका मौलिक अधिकार ही नहीं है, आरक्षण पर समीक्षा की जाएगी, आरक्षण बेकार की चीज है, हम आज इस बात पर डिबेट करने पे मजबूर हैं कि आरक्षण क्या है। जबकि यह बात दुनिया में एक्सेप्ट की जा चुकी है और इसके तमाम समाजशास्त्री और तमाम आर्थिक आंकड़े आ चुके हैं कि आरक्षण से बेहतर इस दुनिया में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं रही जिसने इतने कम वक्त में इतने बड़े तबके के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और उनके जीवन के वजूद में, उनकी डिग्निटी में क्रांतिकारी बदलाव पेश किया। आरक्षण वो सिस्टम है, बेशक इस बात पर बहस होती है और होनी भी चाहिए कि आरक्षण में क्या सुधार की गुंजाइश है, कहां आरक्षण अपने मकसद से भटकता हुआ नजर आ रहा है, कहां आरक्षण उस तबके तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां तक उसे पहुंच जाना चाहिए था। बेशक ये बहसें होनी चाहिए और हो रही हैं, लेकिन आज जब आरक्षण पर भी हमला हो, आरक्षण को खत्म किए जाने की साजिशें चल रही हों, तब हम इस बात पर मजबूर हैं कि हम उच्च शिक्षा में आरक्षण जैसे विषय पर बातचीत करें। यह हमारे दौर की विडंबना है। अब चूंकि जिस दौर में हम जी रहे हैं, एक बार मूल्यांकन इस बात का भी होना चाहिए था कि इस देश में आंकड़े कितने हैं, जिस देश में हर मिनट बलात्कार का शिकार हुई महिलाओं के आंकड़े हैं, हर मिनट बेरोजगारी से आत्महत्या करते या अपनी खेती किसानी को बर्बाद होता देख कर्ज में डूबे हुए किसान के आत्महत्या करने पर अब कोई बहुत विचलित नहीं होता, सब यूज्ड टू बना दिया गया है। उस दौर में जब खाने के लिए लोगों के पास अन्न न हो तो शिक्षा की बहस दोयम दर्जे की कर दी गई है। लेकिन हमारे पास आंकड़े इस बात के भी नहीं हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों में कितने शिक्षक काम कर रहे हैं, किस किस कैटेगरी के हैं। और जब आरक्षण और उच्च शिक्षा की बात होती है तो शुरुआत में एक दो बातें और कह के मैं कुछ आंकड़ों पर आऊंगा। सबसे पहली बात, आजाद हिंदुस्तान में इस बात को लेकर के समझ क्यों नहीं बन पाई कि शिक्षा और उसमें भी उच्च शिक्षा निजी उत्थान और एक इंडिविजुअल के लिहाज से, एक इंडिविजुअल की जिंदगी में, उसकी डिग्निटी में आमूलचूल बदलाव मात्र का ही जरिया नहीं है। उच्च शिक्षा एक समाज को बेहतर समाज बनाने का जरिया है। उच्च शिक्षा के जरिए दरअसल इस बात का मूल्यांकन होता है कि देश, समाज, सत्ता, ये तीनों किस दिशा में चल रहे हैं, उनकी आज की दशा कितनी ठीक हो पाई, और जिस रास्ते ये सब चल रहे हैं उस रास्ते क्या वो किसी बेहतर मुकाम तक पहुंचेंगे या नहीं। हम अपने सत्ता, समाज और देश के चलने की प्रक्रिया, उनकी नीतियों की प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं। इसलिए उच्च शिक्षा आपको एक काउंटर प्रोडक्टिव इंस्टीट्यूशन के बतौर हर चीज में जरूरी होती है। उच्च शिक्षा से नागरिक बोध पैदा होता है। उच्च शिक्षा इस बात की एक बुनियादी तालीम पेश करती है कि नागरिक कैसे होने चाहिए, नागरिक के अधिकार क्या है। इसलिए उच्च शिक्षा निजी उत्थान का, एक सेल्फ इंडिविजुअल का कोई मैटर नहीं है, एक सोसाइटी का मैटर है, एक देश का होने और न होने के बीच के अंतर को समझने वाली प्रक्रिया का नाम है उच्च शिक्षा। और जब आप उच्च शिक्षा को इस समाज के वंचित, शोषित जमात से जोड़ेंगे तो इसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। एक महिला के लिए इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में, जहां सब कुछ पुरुषों ने अपने कब्जे में कर लिया हो, घर से निकलने न दिया हो,
उनके उनके लाइफ की डिग्निटी अपने आप पे हमेशा संदेहास्पद रहे। मनुस्मृति से लेकर के शास्त्रों के विधानों तक जब आपने महिला को असूर्यम पश्या कहा, चौके बेलन और घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलने दिया, उस लिहाज से जब एक महिला हायर एजुकेशन में आती है, वो डिग्रियां लेती है, वो अपने नागरिक बोध को, अपनी चेतना को, अपने कल्चर को समझ करके कुछ भी प्रोडक्शन इस सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव देती है, तो वो केवल उस महिला का फायदा नहीं, उस पूरी महिला जमात में क्रांतिकारी बदलाव लाने की बात होती है। एक लड़की अगर घर से बाहर पढ़ने जाए और वो पढ़ लिख करके सजग सचेत बने, तो उसके पूरे इलाके में लोग इस बात से प्रेरित होते हैं और लड़कियां अपने अपने घर की लड़कियों को बाहर पढ़ने भेजते हैं। ठीक उसी तरह से एक दलित घर का, एक पिछड़े तबके के, एक आदिवासी तबके के बीच के लोग, जब एक व्यक्ति उनके बीच से अगर सफल होता है, एक व्यक्ति हायर एजुकेशन में आता है, तो वह अपने पूरे जमात, पूरे तबके के लिए एक नजीर बनता है। इसलिए सामाजिक न्याय के लिहाज से देखें या एक देश के मुकम्मल होने के लिहाज से भी देखें, तो उच्च शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव की वाहक है। इसलिए मैं इसे केवल पर्सनल नहीं देखता, मैं इसे निजी तौर पर नहीं देखता कि उच्च शिक्षा का मसला केवल कुछ लोगों की डिग्रियों से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला है। अब ऐसे वक्त में हम लोग इस पे बात करें कि आज उच्च शिक्षा किन हमलों का शिकार हो रही है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया, एएमयू, बीएचयू, अलीगढ़, इलाहाबाद, सारे पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की फीसें बढ़ाई जा रही हैं, सीटें घटाई जा रही हैं और लगातार एक कोशिश की जा रही है कि इन विश्वविद्यालयों को बंद करके, डीयू, जेएनयू, जामिया को बंद करके लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी खोली जाए, अशोका, गलगोटिया, एमिटी यूनिवर्सिटी खोली जाए। यहां जियो यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा जा रहा है। यानी आसान भाषा में कहें तो इनके पब्लिक फंडेड कैरेक्टर को बदल करके इनको प्राइवेटाइज करने की दिशा में लगातार सरकारें काम कर रही हैं और इसमें WTO तक का एक गहरा दबाव काम करता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को जब मैं देखता हूं तो मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि 90 के बाद इन विश्वविद्यालयों की दहलीज तक पहली बार दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा और महिलाओं की 85% आबादी के बीच से व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में पहली पीढ़ी इन विश्वविद्यालयों की दहलीज तक पहुंचती है। फर्स्ट जनरेशन छिटपुट आते रहे, अपवाद स्वरूप बहुत सारे लोग आए विश्वविद्यालयों में डिग्रियां लिए होंगे, मैं ये नहीं कहता कि जीरो रहा, लेकिन एक व्यवस्थित पीढ़ी 85% एक ऐसे देश में जिसके 85% लोगों के पास उनकी डिग्निटी के लिए ही कुछ नहीं है, उन्हें हर समय अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करना पड़ता है ताकि उनको इस पब्लिक स्पेस में ये बताया जा सके कि मैं महिला हूं तो मेरे महिला होने के नाते ये मेरे अधिकार है, मैं दलित हूं तो मैं अगर आदिवासी हूं तो मेरे ये अधिकार हैं, ये मेरी पहचान के साथ खिलवाड़ न किया जाए और इस अधिकार के लिए मुझे लड़ना पड़ रहा है। एक ओबीसी है, एक पसमानदा तबके का मुस्लिम है, अति पिछड़ा मुस्लिम है, दलित मुस्लिम है, इनके सवाल, इनको अपने वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसलिए जब एक पहली पीढ़ी के लोग विश्वविद्यालयों में आना शुरू करते हैं, 90 के बाद इन विश्वविद्यालयों का चरित्र बदलना शुरू होता है। याद रखना होगा, मंडल कमीशन एक पड़ाव है। मंडल कमीशन आजाद भारत के अब तक के इतिहास को 2 भागों में बांट के देखे जाने की एक सीमा रेखा है। मैं इसे इस नजर से देखता हूं, मंडल के पहले का भारत और मंडल के बाद का भारत, इन दोनों में बुनियादी अंतर दिखेगा। और इसीलिए जब मंडल कमीशन का आंदोलन लगातार सड़कों पर इस मांग के साथ था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, उस जमाने में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसके विरोध के गढ़ यही विश्वविद्यालय बने थे। इस बात के इतिहास को हम नकार नहीं पाएंगे। एम्स से लेकर के मेडिकल और इंजीनियरिंग तक ये आरक्षण नहीं था, इसके सबसे मुखर आवाजें दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके कॉलेजों में थी, जेएनयू में थी, तमाम जगहों पर थी।
जेएनयू में भी हर तरह की आवाज थी, लेकिन विरोधियों की आवाज मुखर थी। और जिस दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं ताल्लुक रखता हूं, वो विश्वविद्यालय मंडल विरोधी आंदोलन का केंद्र हुआ करता था। बड़े बड़े मंचों पर लोगों ने ये नारे लगाए कि मां सरस्वती के पावन प्रांगण को हम दूषित नहीं होने देंगे। मैं अब देखता हूं 20 साल 30 साल बाद मंडल कमीशन के लागू होने के विश्वविद्यालयों का चरित्र बदल गया। विश्वविद्यालयों में अब कोई मां सरस्वती जैसा कॉन्सेप्ट नहीं बचा। इस देश की वंचित शोषित जमात की पहली व्यवस्थित पीढ़ियां इन विश्वविद्यालयों तक पहुंची और उन्होंने बेहद व्यवस्थित तरीके से सोसाइटी को एक काउंटर प्रोडक्टिव नरेशन दिया। 90 का मंडल कमीशन को लागू करने के बाद भी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नहीं था, केवल ओबीसी का नहीं, एससी एसटी दोनों का। जुलाई 1997 में एससी और एसटी को हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है, जिस रिजर्वेशन को 26 जनवरी 1950 में ही हायर एजुकेशन में मिल जाना चाहिए था। वो दलित पिछड़े दलित आदिवासियों के आरक्षण हायर एजुकेशन में, जिसे सो कॉल्ड सुपर स्पेशलिटी जोन कहते हैं, जुलाई 1997 में। और जिस ओबीसी तबके को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने या इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद इंप्लीमेंट होने के समय, यानी सितंबर 1993 में ही मिल जाना चाहिए था, उस ओबीसी को हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन 2006 में पास होता है और 2007 में लागू होता है। यानी आप अगर आरक्षण लागू कर रहे हैं उच्च शिक्षा में, यानी पॉलिटिकल आपके ऊपर प्रेशर हो क्योंकि उन जातियों की आवाजें मुखर हुई, ये एक बात है। लेकिन सच बात ये थी कि आपके आंकड़े ये बता रहे थे कि आरक्षण न होने के चलते उच्च शिक्षा में दलित पिछड़े आदिवासी तबके की नुमाइंदगी उतनी तो छोड़िए जितनी होनी चाहिए, एक आंकड़े दिखाने लायक भी नहीं थी। बमुश्किल 3 से 4% लोग 85% आवाम के बीच से उच्च शिक्षा में पहुंच पाए थे। इसलिए आप मजबूर हुए आरक्षण लागू करने के लिए उच्च शिक्षा में। तो 1997 में एससी एसटी रिजर्वेशन और 2007 में ओबीसी रिजर्वेशन, ये तीनों इंप्लीमेंट होता है हायर एजुकेशन में। अब इसके बाद तो हायर एजुकेशन का चरित्र बदलना था। 90 के बाद विश्वविद्यालयों को बदलना था और बदले, सोशल डेमोग्राफी के लिहाज से बदले। और इसी तरह से उन्होंने फूले, अंबेडकर, पेरियार, आज छत्रपति शाहू जी महाराज के जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक दिन है, मैं उन्हें याद करना चाहता हूं। आज के दिन ही छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1902 में आरक्षण लागू किया था। पहली बार जंगे आजादी चल रही थी, देश की चिंता बड़े बड़े वैश्विक फलकों पर जताई जा रही थी और वंचित तबके के सवालों को इस नाम पर दबाया जा रहा था कि बाहर के दुश्मन से निपट ले तो घर के दुश्मनों से हम घर बैठ करके निपट लेंगे। इसलिए दलित पिछड़े आदिवासी ये लोग अलग अलग से न बोले, पहले भारत आजाद कराएं। तो आज मैं छत्रपति शाहू जी महाराज को याद करते हुए सामाजिक न्याय दिवस के रूप में देश आज उसे मनाने जा रहा है। मैं उसे याद करते हुए सोचता हूं कि 70 साल हो गए बाहर के दुश्मन को बाहर हुए, फिर ये घर के दुश्मन तो कोई नहीं थे जिन्होंने 70 साल बाद भी हायर एजुकेशन में अपने ही लोगों को आने नहीं दिया था। आंकड़ों पर आते हैं कि मैं ये बात कैसे कह रहा हूं। मेरे पास कई आंकड़े हैं और मैं बहुत संक्षेप में उनका क्रक्स आपके सामने रखता हूं। एक आरटीआई ये है जो मैंने 2015-16 में लगाई और इसमें मैंने पूछा था, और पब्लिक फोरम पर भी, ये यूजीसी अपने एनुअल नोटिफिकेशन में भी जारी करता है। मैंने यही पूछा कि रिजर्वेशन लागू होने के बाद हायर एजुकेशन में एससी एसटी ओबीसी तबके की कितनी सैंक्शन पोस्ट है, कितनी वैकेंट पोस्ट है और कितने पे वो कोई काम कर रहा है। और उस समय ओबीसी 0 था और उस समय इन आंकड़ों का मैंने जो एनालिसिस किया है उसमें प्रोफेसर पर एससी कैटेगरी की 94% सीट वैकेंट थी, एसटी कैटेगरी की 97% सीट वैकेंट थी, एसटी कैटेगरी की
2015-16 के दरमियान। ओबीसी कैटेगरी के 100% सीट वैकेंट थी प्रोफेसर के पोस्ट पे, 0 प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर में भी यह आंकड़ा कमोबेश ऐसा था। एससी कैटेगरी के 86% पोस्ट वैकेंट थी, एसटी के 92%, ओबीसी के 0 प्रोफेसर, 100% सीट वैकेंट। और एसोसिएट प्रोफेसर में यह आंकड़ा थोड़ा बेहतर था। एसटी एससी कैटेगरी पर उनके एससी एसटी और ओबीसी तकरीबन 50% लोग आने लगे थे, कुछ कम ज्यादा। एससी और एसटी में रिजर्वेशन लागू हो गया था 97 से, इसलिए इनिशिएटिंग लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर पर एससी एसटी की नुमाइंदगी थोड़ी बेहतर थी, ओबीसी की नुमाइंदगी बहुत कम थी। अब उसके बाद ये आरटीआई जो मैंने अभी हाल ही में इसके आंकड़े मांगे थे यूजीसी से, और ये आरटीआई मुझे मिली है 8 जुलाई 2020 को। 1 जनवरी 2020 तक के आंकड़े इस आरटीआई में हैं। अब इसके आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं और फिर मेरे सवाल पर आप फोकस रखिएगा। मेरा सवाल अभी भी यही है कि जंगे आजादी के वक्त जब यह नरेशन चल रहा था कि पहले बाहर के दुश्मन से लड़ लें, हम पेरियार, फूले, अंबेडकर सबको ये समझाते रह गए कि ये हमारी भीतर की समस्या है, हम दलित, पिछड़े, आदिवासियों को उनका हक देंगे, एक बार भारत आजाद हो जाए। आजाद हुआ, 70 साल आजादी के जश्न को मनाता रहा, और 70 साल बाद एक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं। अभी स्टेट यूनिवर्सिटी के आंकड़ों को आप जाइए, आपको मिलेंगे नहीं। मैंने इस आरटीआई में स्टेट यूनिवर्सिटी के आंकड़े मांगे हैं, उन्होंने कहा कि वो उसको मेंटेन नहीं रखते, फिर पैसा कैसे देते हैं आप? ये झूठ बोल रही है यूजीसी। यूजीसी कह रही है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज के आंकड़े नहीं है उसके पास, जबकि बजट एलोकेशन में आप एक इंस्टीट्यूट को अगर कोई बजट दे रहे हैं तो उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ पर बजट पेश होता है। मसलन आप मान के चलिए कि बिहार की एक यूनिवर्सिटी है जिसको केंद्र सरकार को एक निश्चित बजट देना और राज्य सरकार को बजट देना, कई बार दोनों चलता है साथ में। तो चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर 40 है तो 40 के 40 के आंकड़े होने चाहिए, केवल कैंपस के नहीं। उस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एसोसिएट जितने कॉलेजेस हैं उन सबके डेटा यूनिवर्सिटी के पास होता है, और एक कंपाइल्ड डेटा यूनिवर्सिटी यूजीसी को भेजती है, और यूजीसी उस कंपाइल्ड डेटा के ओवरऑल स्ट्रेंथ के बेस पर एमएचआरडी भेजता है, जो उसे फंड देता है। इसीलिए उसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है। हम ये भी याद रखें कि अब इस ग्रांट को भी किस तरह छीना जा रहा है, और अब यूजीसी ग्रांट देने नहीं जा रही है। देश भर के तकरीबन सभी विश्वविद्यालय, 1-2 अपवाद को छोड़ करके, सबने उस एमओयू पर साइन कर दिया है, जिसमें अब यूजीसी ग्रांट से नहीं, हेफा से फंड लेगी। हेफा से विश्वविद्यालय फंड लेगा, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, वो फंड देगी और आपको लोन की तरह उस फंड को चुकाना होगा। ये सब सवाल है। हायर एजुकेशन इस क्राइसिस से जूझ रहा है। अगर सैंक्शन स्ट्रेंथ नहीं है तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? आंकड़े छिपाए जाएंगे। कोविड-19 के पेंडेमिक के सिचुएशन में जो देश अपने यहां जिंदगी और मौत के आंकड़े छुपा रहा हो, टेस्टिंग न कर रहा हो, उसके लिए बहुत आश्चर्य नहीं है कि वह हायर एजुकेशन के आंकड़े आपको नहीं देगा। इसलिए मैं आपसे फिर कहूंगा कि अपने अपने राज्य के, अपने अपने जिलों के डिग्री कॉलेजेस के आंकड़े आप जुटाइए और देखिए कि वहां स्थिति कितनी बुरी है। अभी मैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थिति बता रहा हूं। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो डेटा मुझे मिले हैं 1 जनवरी 2020 तक के हैं। अब इसका मैं एनालिसिस आपको बताता हूं। प्रोफेसर पोस्ट एससी कैटेगरी 297 पोस्ट सैंक्शन, 51 एग्जिस्टिंग, 246 पोस्ट वैकेंट, यानी सैंक्शन पोस्ट का 82.82% एससी कैटेगरी की सीटें प्रोफेसर पर वैकेंट है। 82%। एसटी कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब्स 133 सैंक्शन, 8 वर्किंग, 125 वैकेंट। अब एसटी कैटेगरी के प्रोफेसर पर 93.98% पोस्ट वैकेंट है। ओबीसी 269 पोस्ट सैंक्शन, 9 वर्किंग, 260 पोस्ट वैकेंट, यानी ओबीसी का प्रोफेसर कैटेगरी में सैंक्शन पोस्ट का 96.65% पोस्ट वैकेंट है 70 साल बाद। एक तो इनका रेशियो अगर आप देखेंगे ओवरऑल, वो भी मैं भी आता हूं
कि ओवरऑल अभी भी जो 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 जगह मिली है SC ST OBC को, वो 85% नहीं मिली इनकी पॉपुलेशन में, या 50% रिजर्वेशन है तो 50% इनको सैंक्शन पोस्ट नहीं मिली है। अभी आते हैं उस पर, शॉर्टफॉल बैकलॉग पे। एसोसिएट प्रोफेसर का आंकड़ा देखिए, शेड्यूल कास्ट सैंक्शन पोस्ट 602, एग्जिस्टिंग 141, वैकेंट पोस्ट 641, मींस 76.57% post of SC category on associate professor vacant. Scheduled tribes 286 sanctioned, 40 existing, 246 vacant, यानी 86.01% post of ST category अभी भी vacant है। OBC 544 sanction post, 31 existing, 513 वैकेंट, यानी 94.30 पोस्ट ऑफ ओबीसी एसोसिएट प्रोफेसर में ये वैकेंट है। पीडब्ल्यूडी के आंकड़े, प्रोफेसर में 85% पीडब्ल्यूडी वैकेंट, पीडब्ल्यूडी एसोसिएट प्रोफेसर में 90% पोस्ट वैकेंट। असिस्टेंट प्रोफेसर जो इनिशिएट लेवल का होता है, शेड्यूल कास्ट 1352 पोस्ट सैंक्शन, 975 एग्जिस्टिंग, 377 वैकेंट, यानी 27% पोस्ट एससी की वैकेंट है आज भी, जबकि एलिजिबल लोग हैं। शेड्यूल ट्राइब्स के 696 पोस्ट सैंक्शन, 463 एग्जिस्टिंग, 233 वैकेंट, यानी 33.47% पोस्ट एसटी कैटेगरी की असिस्टेंट प्रोफेसर में वैकेंट है। ओबीसी 2178 पोस्ट सैंक्शन, 1267 पोस्ट एग्जिस्टिंग, 911 वैकेंट, यानी 41.82% पोस्ट ओबीसी की वैकेंट है। पीडब्ल्यूडी में ये 50.97% पोस्ट वैकेंट है। ये 2020 के आंकड़े हैं, जब इन सभी पोस्ट के लिए 1990 में जब आरक्षण लागू हुआ तो दलित, पिछड़े, आदिवासी सीटों पर यह कहा गया कि कैंडिडेट अवेलेबल नहीं, इसलिए यह कहा गया कि नॉट अवेलेबल, यानी SC ST OBC की पोस्टें खाली रखेंगे क्योंकि इसके लिए काबिल, पात्र लोग नहीं। कुछ सालों में इस तबके के लोग काबिल होने लगे, सो कॉल्ड काबिल होने लगे, उनकी परिभाषा में सो कॉल्ड मेरिटोरियस होने लगे, एलिजिबल हो गए, और जब वो एलिजिबल होकर के इंटरव्यू देने आए तो उनको ये कहा जाने लगा कि नॉट फाउंड सुटेबल। और ये आज भी चल रहा है। मैं आपको विश्वविद्यालय का नाम लाइव में बता रहा हूं, जेएनयू में इस वक्त अपॉइंटमेंट हो रहा है और जितने SC ST OBC पोस्ट है उनमें वैकेंट रखा जा रहा है NFS बता करके। BHU में कल BHU के एक प्रोफेसर का मेरे पास फोन आया, वो ये बात बता रहे थे कि कुलपति से उन्होंने विरोध किया कि आप ये 20 कैंडिडेट आए हुए हैं, सेम एलिजिबिलिटी है, आप उन्हें कैसे NFS कर सकते हैं? आप उनमें से जो बेस्ट हो आप चुनिए। आपने UR कैटेगरी में ऐसे ऐसे लोगों को जुगाड़ से रख लिया है जो किसी मंत्री विधायक का फोन आया था, किसी प्रोफेसर का रिश्तेदार था, किसी की जाति वाला था, किसी के क्षेत्र वाला था, और आप SC ST OBC की पोस्ट को NFS कर रहे हैं। अगली बार से उस प्रोफेसर को इंटरव्यू में ही नहीं बुलाना ही छोड़ दिया और NFS किया जा रहा है देश भर के विश्वविद्यालयों में जहां अपॉइंटमेंट हो रहा है थोड़े बहुत छिटपुट। तो दूसरा हमला सबसे बड़ा किया गया कि NFS कर दिया जा रहा है, यानी SC ST OBC जो नॉट अवेलेबल था वो अब नॉट फाउंड सुटेबल होने लगा। अब उसके बाद क्या होता है, तीसरा पायदान, जब इतनी तादाद में दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों के लोग अपना दस्तक देने लगे विश्वविद्यालयों की दहलीज तक, तो उन्होंने परमानेंट इंटरव्यू ही बंद कर दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में 5000 एडहॉक टीचर काम कर रहे हैं और इसमें 50% जो पोस्ट है वो रिजर्व कैटेगरी की है। तब मैं एक चीज समझता हूं, और ये मेरा कहना है, ये मेरी समझ है, ये मेरा स्टैंड है कि 90 के बाद हायर एजुकेशन में जैसे जैसे रिजर्वेशन इंप्लीमेंट औने पौने तरीके से, पहले तो हाई कोर्ट में रोका गया, सुप्रीम कोर्ट में रोका गया, और भूले नहीं होंगे हम 13 पॉइंट रोस्टर के मूवमेंट को कि किस कदर 20 साल हुआ नहीं, 10 साल हुआ नहीं, उन्होंने रोस्टर चेंज कर दिया। पहले उन्होंने 40 पॉइंट रोस्टर बनाया, L शेप का रोस्टर बनाया, मैंने बहुत लिखा उस पर, फिर कभी उस पर बात करेंगे।
और उस रोस्टर के जरिए उन्होंने अब 2018 में 5 मार्च 2018 को उन्होंने रोस्टर चेंज कर दिया। 1 साल संघर्ष हुआ सड़कों पर, और जो विश्वविद्यालय दिल्ली एक जमाने में मंडल विरोधी आंदोलन का गढ़ हुआ करता था, उसे विश्वविद्यालय में हमने जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल के नारे लगाए। हर दिन वहां प्रोटेस्ट हुआ। जेएनयू, जामिया, देश के आम शिक्षण संस्थानों में प्रोटेस्ट हुआ, आम लोगों के बीच प्रोटेस्ट हुआ। 2 अप्रैल की तरह 5 मार्च 2019 को भारत बंद भी हुआ रोस्टर के मसले पर, और सरकार झुकी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर संसद में अध्यादेश लाई। ये बहुजनों की जमात है, आप इसे ऐसे दबा नहीं सकते। अगर वो जगी है अपने हक हुकूक के लिए, अगर वो सो रही है तो कोई बात नहीं, वो मंदिर बनवाने में खुश हो जाएगी। रोस्टर लागू हुआ और ये सारी पोस्ट आने लगी, तो अब जो वैकेंट पोस्ट है उसमें 90% पोस्ट ऑक्यूपाई हो रही है रिजर्व कैटेगरी, SC ST OBC की। इसलिए उन्होंने अब इस पूरे तबके के लिए परमानेंट अपॉइंटमेंट ही बंद करने की कोशिश कर दी। कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रखे जाएंगे। जैसे ही आरक्षण लागू हो रहा है, कभी आप विश्वविद्यालयों को बेचने की पॉलिसी बनाते हैं, कभी आप विश्वविद्यालयों में फेलोशिप काट रहे हैं। फेलोशिप वो चीज है जिसकी अहमियत दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित, शोषित जमात से आए हुए किसी व्यक्ति के, किसान, मजदूर, मजलूम, बढ़ई, मोची, नाई, कुम्हार, लोहार, मेहतर, मोची, तमाम इन जातियों की उन तबकों से पूछिए जिनकी पढ़ाई फेलोशिप के जरिए हुई। वंचित, शोषित, किसान, मजदूर के बच्चे विश्वविद्यालयों की दहलीज तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि फेलोशिप मिलने शुरू हुई थी उन्हें, और एक फेलोशिप के जरिए वो खुद पढ़े और अपने घर के 2-4 लोगों को पढ़ाए। इसलिए उन्हें फेलोशिप से दिक्कत है और वो फेलोशिप काटने लगे। ऑक्यूपाई यूजीसी एक बड़ा मूवमेंट हुआ देश भर के लोगों में, और तमाम लोगों ने ऑक्यूपाई किया यूजीसी को, और कहाँ फेलोशिप रोक दी। फेलोशिप के लिए पैसा नहीं है। राम मंदिर से लेकर के सरदार पटेल की मूर्ति बनवाने के लिए पैसा है, विमान खरीदने से लेकर के विधायक खरीदने तक के लिए पैसा है, सरकार बनाने गिराने के लिए पैसा है। शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। शिक्षा बजट 35% तक काटा जाएगा और रक्षा बजट बढ़ाया जाएगा। खतरा किसको है? हबीब जालिब ने बहुत शानदार नज्म लिखी है। खतरा है जरदारों को, गिरती हुई दीवारों को, सदियों के बीमारों को। उन्होंने इस्लाम के लिए लिखा है। मैं इनको कह रहा हूं, ये जो धर्म के ठेकेदार है, यह सत्ता में है। इसलिए उन्होंने वे सारे रास्ते बंद करने शुरू कर दिए जो एजुकेशन के जरिए एम्पावर्ड करता था इस देश के बहुसंख्यक, वंचित, शोषित तबके को। देश भर के विश्वविद्यालयों में पता करिए फेलोशिप के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। महीनों फेलोशिप नहीं आ रही, रेशियो कम कर दिया, बजट कम कर दिया, सीटें कम कर दी, और तो और परमानेंट अपॉइंटमेंट लगभग बंद, क्योंकि अब ये तबका आ गया। मां सरस्वती का पावन प्रांगण दूषित हो रहा है, इसलिए हमें यह आवाज उठानी पड़ती है। और जब इस डेटा के एनालिसिस की बात हम करेंगे तो पोल खुल जाएगी। ये देश किसका है, इस देश के सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी में किसकी नुमाइंदगी कितनी है। फिर एक मुश्किल सवाल पूछा जाएगा, और इस सवाल में यह निहित होगा कि हायर एजुकेशन क्राइसिस में कई तरह के जो संकट है उसमें सबसे बड़ा संकट सोशल जस्टिस को लेकर है। और इसीलिए मैं कहता हूं, और मैंने अपने लेखों में लिखा है, सामाजिक न्याय के लिए कब्रगाह बन रहे हैं विश्वविद्यालय। और अब सोचना इसे, डॉक्टर अम्बेडकर ने, इसीलिए आप फूले को पढ़िए, गुलामगिरी पढ़िए, वो लगातार फूले ये लिख रहे हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना धन गया, धन बिना, पूरा सब कुछ इतने अनधिक विद्या ने किए। विद्या पर जोर। सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ज्योतिबा फूले, उस्मान शेख 1848 जनवरी में जब एक स्कूल खोल रहे हैं तो एक ख्वाब देख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां शिक्षा के जरिए इस समाज में आमूलचूल बदलाव लाएंगी। और हमने सिलेबस में हमको पढ़ने ही नहीं दिया गया फूले और पेरियार को। पेरियार कहते हैं कि बिना शिक्षा के मुक्ति नहीं। अंबेडकर का तो नारा ही था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख ने सीरीज ऑफ स्कूल्स खोले
कोई स्कूल उन्होंने लड़कियों के लिए खोला, कुछ स्कूल ऐसे जिसमें केवल वंचित जमात के बच्चे पढ़ते थे, अछूत जिन्हें कहा गया था। कुछ स्कूल ऐसे जिसमें गरीब घरों के बच्चे पढ़ते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे। तो एक ख्वाब बुना था इन सोशल जस्टिस के नुमाइंदों ने, एक ख्वाब बुना कि हम एजुकेट करेंगे अपनी सोसाइटी को, अपने तबके को, तो तभी हमारी सोसाइटी में एक आमूलचूल बदलाव आएगा। 70 साल के आजाद देश में हमने एजुकेशन को यहां पहुंचाया है। ये मेरा क्लेम है और ये मेरा आरोप है कि जैसे कहा गया था कि बाहर के दुश्मन चले जाएं तो घर वालों से निपट लेंगे, आज भी लोग आरक्षण के खिलाफ खड़े हैं। सरकारें नहीं चाहती कि कोई पढ़े, क्योंकि कोई पढ़ेगा तो सवाल करेगा। जिस दौर में जाने कितने इंच की छाती वाली प्रचंड बहुमत की सरकार के सामने राजनीतिक दल रूपी विपक्ष जब कमजोर पड़ते जा रहे हैं, उस दौर में असली विपक्ष कोई बना तो विश्वविद्यालय बने, किसान मजदूर बने। तो विश्वविद्यालय के विपक्ष बनने से उन्हें परेशानी है, गरीब कमजोर दलित किसान मजलूम के बच्चों को पढ़ जाने से उन्हें परेशानी है, लड़कियों के पढ़ने से उन्हें परेशानी है, इसलिए वो एजुकेशन को बर्बाद कर रहे हैं। और जिस एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन अभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, मैं एक तथ्य और देता हूं, मैं अपने कॉलेज का एक एग्जांपल देता हूं। मेरे कॉलेज के जितने साइंस के कोर्सेज हैं, जितने प्रैक्टिकल के कोर्सेज हैं, एडमिशन के दौरान जब हम बैठते हैं तो हम डेटा देखते हैं, एससी और एसटी के कई सीटें उसमें खाली रह जाती हैं। और जहां वो नहीं पहुंच पाए, दिल्ली विश्वविद्यालय के छोटे से कॉलेज में, कहां ऐसी सुविधा है कि वो अपने घरों के कॉलेजेस में, आसपास के कॉलेजेस में पढ़ पा रहे होंगे। तो जैसे ही आप कैंपस बदल के देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा किसी देश के कोने के छोटे से विश्वविद्यालय को देखिए, इमारतें गिर रही होंगी, शिक्षक नहीं होंगे, लेकिन एडमिशन लो करके डिग्रियां बांटने की एक फैक्ट्री खुली होगी। मेरे अपने आजमगढ़ में एक जमाने में 6 पब्लिक फंडेड डिग्री कॉलेज हुआ करते थे और उसमें हजारों लोग पढ़ते थे। आज उन 6 को बर्बाद करके एकदम नाम मात्र का छोड़ा गया है और 136 प्राइवेट डिग्री कॉलेज खोले गए और वहां टीचर 5,000 रुपए पर पढ़ा रहा है। कहीं सुना आपने उस टीचर का दर्द? वहां कोई रिजर्वेशन नहीं, प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं। फिर ये कैसे आप कहेंगे कि हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है? एनएफएस किया जा रहा है। कैसे एनएफएस आप कर सकते हैं किसी को? कोई क्राइटेरिया है? इंटरव्यू में बैठे लोगों का मन किया कि नहीं, हम एससी एसटी को ओबीसी की सीटें खाली रखेंगे, और इसके पीछे तर्क क्या है पता है आपको? अगर वो सीटें 3 साल तक खाली रखेंगे तो अपने नियमों कानून को लागू करके उन सीटों को यूआर में कन्वर्ट करके किसी सवर्ण को रख लेंगे और सवर्णों में भी ब्राह्मण को रखेंगे। ये कड़वी बातें हैं, शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन कड़वी दवा भी तो खानी पड़ती है। हमारा देश, हमारा एजुकेशन सिस्टम बीमार है, कई तरह की बीमारियां इसे एक साथ लग गई। अगर देश को बचाना है तो इस एजुकेशन सिस्टम को बचाना, इसके पब्लिक फंडेड कैरेक्टर को बचाना, फेलोशिप की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सीट कट के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोलना पड़ेगा कि कैसे आप एनएफएस कर रहे हैं, कैसे फेलोशिप आप क्यों, राजीव गांधी फेलोशिप का क्या हाल है, तमाम फेलोशिप का क्या हाल है, वो सवाल करना पड़ेगा। और इस आंकड़े के बतौर मैं फिर से ये कह रहा हूं, हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन की स्थिति सबसे बुरे दौर में। सामाजिक न्याय के लोगों को भी ये बात समझनी होगी कि उनके बच्चों को अगर पढ़ने का हक नहीं मिला तो वो बदलाव, ठोस बदलाव नहीं होगा। इसलिए ओबीसी एससी एसटी के लोग भटक करके मंदिर बनाने की लड़ाई, सांप्रदायिकता की लड़ाई में शामिल होंगे, क्योंकि उनको भटकाना आसान है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुल गई है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठ बोलिए, नाली की गैस से मैं चाय बनाता था, बादल में रडार देखे तो मैंने कहा हमला कर दो, बादल में रडार काम नहीं करेगा। तो क्या चीजें, गणेश पहली प्लास्टिक से, मूर्खता को सियासत इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए विश्वविद्यालय उनके लिए खतरा है। सामाजिक न्याय की पेंडेमिक की सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट बैठ के कह रहा है आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। हाउ डेयर यू!
किस तर्क से? जनगणना आपने की नहीं। जिस देश में भेड़ बकरियों की गिनती हो गई है उस देश में कितनी जातियों के कितने लोग हैं इसकी गिनती नहीं है। ये देश चल कैसे रहा है? कहां है आइडिया ऑफ इंडिया? कैसे ये सबका देश है? आप आदिवासी दलित की जान ले रहे हैं, वो एक सवाल है, वो उनके लिए जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जो आदिवासी दलित पिछड़े विश्वविद्यालयों में आ गए हैं, यहां उनको रोहित वेमुला का बनाया जा रहा है। जाने कितने रोहित वेमुला की हत्याएं या विश्वविद्यालय रोज कर रहे हैं। मैं तो सैल्यूट करूंगा उस अपने आइकॉन को, इस दुख के साथ कि रोहित को जाना नहीं चाहिए था, काश रोहित हमारे साथ होता, उसे ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उसकी सांस्थानिक हत्या की गई। डॉक्टर पायल तड़वी को मेडिकल में काबिलियत के बाद, रोहित वेमुला को काबिलियत के बाद रिसर्च में इतना प्रताड़ित किया गया जाति के नाम पर कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। दरअसल ये सांस्थानिक हत्या है। तमाम विश्वविद्यालयों में यह सब हो रहा है। छात्र अलग परेशान है, शिक्षकों को आप नौकरी नहीं दे रहे, एनएफएस कर रहे हैं, सीटें नहीं है, और आपके प्रोफेसर के आंकड़े ये 96% तक पोस्ट वैकेंट है। उस जमाने में जब इसके लिए एलिजिबल 96,000 लोग होंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि यह देश सबका बने। बहुत नुकसान किया आपने इस देश का। एजुकेशन को बख्श दीजिए और हायर एजुकेशन में रिजर्व, और जो सवर्ण तबके के लोग हैं उनसे भी मेरा ये कहना है कि आप इस पूरे जाति के स्ट्रक्चर को समझिए ना, किसको प्रिविलेज दे रही है और किसके लिए ये शूल बनी हुई है। इंटरव्यू में आप नंबर नहीं देते, जेएनयू का ही तो आंकड़ा है, पूरा डिटेल निकलवाया गया, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को इंटरव्यू में नंबर नहीं दिए जाते, कम दिए जा रहे। हम डीयू में बोलते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि नेतागिरी कर रहे हैं। हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ये बात समझ रहे हैं कि हायर एजुकेशन में पॉलिसी लेवल पर कितना खतरनाक खेल चल रहा है। WTO के सामने झुक गए लोग, अंबानी अडानी के सामने झुक गए लोग, दिल्ली विश्वविद्यालय को बेच करके लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं, जियो यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं। इसलिए हम क्यों ना बोले उसके लिए? हम बोल पा रहे हैं क्योंकि फूले अम्बेडकर पेरियार के रास्ते बनाए रास्ते पर चल करके हम समझदार बने। हमें खेल आपका समझ में आ रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। और चूंकि और कोई ना बोले इसलिए आप उस बोलने की जगह कोई खत्म कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन का इशू एक देश को इंप्लीमेंट करने में कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके लिए। और आखिरी बात, दुनिया में जो इनोवेटिव रिसर्च है इसको लेकर के दुनिया में उन लोगों को तरजीह दी जाती है जो अलग अलग पेशों के लोग थे और वो आकर के रिसर्च करें, वो नए नए खोजे दें। हम तो अपने आसपास की कोई एक चीज ऐसी नहीं खोज पाए जो सनातन आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे का खोज हो। जीरो की खोज हुई थी और जीरो पे ही अटक गए, नहीं तो गणेश की प्लास्टिक सर्जरी वाली खोज ही रही। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने विश्वविद्यालयों में उन तबकों को आने ही नहीं दिया जो रिसर्च बेस्ड है। धोबी बेहतर खोज कर सकता है कि धोबी होने के भीतर कौन कौन से ऐसे काम किए जा सकते हैं। नाली में घुस करके सफाई करने वाला एक दलित बेहतर, आपने उसे विश्वविद्यालय नहीं आने दिया, नहीं तो वो ऐसी मशीनें बना सकता है जो नाली में इंसान के घुस करके मरने वाला 2020 का भारत में बनाए। नाई, कुम्हार, लुहार, बढ़ई, मोची, निषाद, तमाम जातियां ये कामगार जातियां थी। आपने इन्हें इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट तक आने नहीं दिया, इसलिए आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपके हायर एजुकेशन 100 में कहीं नहीं है। विश्व गुरु का दावा बनने वाले खोखले लोग, आपने यहां किसी को पढ़ाने का मौका नहीं दिया। आज जब कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर, भारत के संविधान के आधार पर जब ये विश्वविद्यालयों तक आए, आप विश्वविद्यालय बेच रहे हैं, आप विश्वविद्यालय में परमानेंट अपॉइंटमेंट बंद कर रहे हैं, एनएफएस कर रहे हैं, सीट कट, फेलोशिप कट कर रहे हैं। इसलिए हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और अपने तबके के लोगों पर, जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, आप सुन रहे हैं तो आप सोचिए। इस बात को सोचना समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन ये बर्बाद हो गए तो विश्वविद्यालयों के कद जमींदोज कर दिए जाएंगे ताकि कुछ मूर्तियों को आदमकद किया जा सके, कुछ मंदिरों को गगनचुंबी बनाया जा सके। आपको तय करना है, आपके बच्चों के लिए विश्वविद्यालय चाहिए या ऊंची इमारतों, गगनचुंबी गुंबदों पे
मस्जिद और मंदिर चाहिए। मस्जिद तो खैर क्या ही बन रही, मंदिर चाहिए। धर्म की ठेकेदारी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे आपके अतीत से कट चुके हैं। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर नौकरी से निकाले जा रहे हैं लोग। ये सब सवाल पूछने वाली इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन। इसलिए रिजर्वेशन इस देश को मुकम्मल बनाने का एक तंत्र है। ये कोई एहसान, कोई खैरात नहीं है, ये हक हुकूक है। क्योंकि आप कैसे तय करेंगे कि 85% जनता आपके विश्वविद्यालयों की दहलीज तक नहीं है? कैसा विश्वविद्यालय? फिर ये किसका विश्वविद्यालय और ये देश किसका? ये सवाल है हमारा। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए और इस डेटा को आप जरूर रखें। और मैं तो कह रहा हूं आप डेटा लगाइए ना, आप आरटीआई लगाइए ना। बेशक आरटीआई को कमजोर कर दिया और छात्र बोल रहे हैं आरटीआई के जरिए मारा जाएगा। छात्र बोलेगा तो उस पर यूएपीए लगा दिया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। जेएनयू, जामिया, डीयू, कितने सारे छात्रों को यूएपीए लगा करके इन्होंने जेल में डाला है। इन छात्रों से इनको खतरा है। ये दंगाई लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने हत्या की लहूलुहान सीढ़ियां चढ़ करके कुर्सी तक बैठे और आज छात्रों को ये जेल में डाले हुए हैं। खतरे हैं हमारे ऊपर। बावजूद इसके आप अपने जिले के स्कूलों का हाल देखिए, बर्बाद कर दिया। और सरकारी स्कूलों में उन घरों के बच्चे जा रहे हैं जिनके घरों में खाने नहीं है, इसलिए मिड डे मील की योजना से पढ़ रहे हैं। और आज आप पेंडेमिक में कह रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन सारी चीजें। आप अपने जिले के डिग्री कॉलेज का, अपने जिले के स्कूल का डेटा निकालिए जो पब्लिक फंडेड है। ये ऐसे डेटा, आप ये चार्ट है मेरी फेसबुक वॉल पर सारा पड़ा हुआ है। ऑनलाइन आरटीआई लगाइए और आरटीआई लगा के पूछिए सैंक्शन पोस्ट कितनी है, वैकेंट कितनी है। आपको आंकड़े समझ में आ जाएंगे कि असल में विश्व गुरु का दावा करने वाले लोगों में गुरुओं की स्थिति क्या है, छात्रों की स्थिति क्या है। तो फिलहाल मुझे इतना ही कहना है। आप सभी लोग जुड़े, आपका आभार। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के उन साथियों को मेरा फिर से क्रांतिकारी सलाम कि आप ये जोखिम उठाते हैं कि आरक्षण पर खुल करके बात करने देते हैं। ऐसे फोरम चाहिए। बहुत जमाने तक आरक्षण को बदनाम किया गया, बैसाखी भी क्या क्या कहा गया। आपका प्लेटफॉर्म और आप जैसे तमाम प्लेटफॉर्म कम से कम वो काम कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। कड़वी बातें भी कहनी पड़ती हैं, चुभती हैं, लेकिन दवाई कड़वी होगी तभी इलाज होगा। और आखिरी वाक्य, आरक्षण सामाजिक न्याय और जाति के नाम पर विषमता के दुनिया में अनूठा भारत है। यहाँ यही है, बाकी जगहों पे नहीं। अमेरिका के नस्ल भेदी आंदोलन में ब्लैक्स के मूवमेंट में व्हाइट्स खड़े होकर के घुटनों पे माफी मांग रहे हैं, ब्लैक लाइफ मैटर के आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसलिए दिल बड़ा करिए। तो आरक्षण केवल दर्द की दवा है, बीमारी की दवा नहीं है। और इन्होंने दर्द की दवा भी एक्सपायर कर दी। ये दवा टाइम पे नहीं दे रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है, बीमारी कई गुना बढ़ती जा रही है। दर्द और बीमारी गुस्सा पैदा करती है और गुस्सा अच्छा नहीं होता। गुस्सा जिसको हो उसके लिए भी फायदेमंद नहीं, और जो गुस्सा पैदा करने की वजह है उसके लिए भी गुस्सा ठीक नहीं होता। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा तबके की नई पीढ़ियां सब कुछ समझती हैं, इसलिए वो उस दर्द से जूझ रही हैं। वक्त रहते इसका निवारण नहीं हुआ तो ये दर्द से पैदा गुस्सा अपनी जगह अपने से बनाएगा। फिर से आयशा के सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। जय भीम, लाल सलाम, जय मंडल, जय लोहिया, हूल जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।